हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे जस्ट विल क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी को आज मैं 10वां चैप्टर साइंस का पढ़ाने वाला हूं। और प्यारे बच्चे, आप सब तैयार हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम हर क्लास में आप सभी को कुछ सीखने की बातें जरूर बताते हैं और हमने हर क्लास में आप सभी को जो सीखने की बात है वो बताया है। प्यारे बच्चों, आप एक क्या हो, मेरा बल हो, आप ही मेरा फोर्स हो, जिसके कारण हम आज यहां पर खड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सब पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एनसीईआरटी से ही आप सभी को पढ़ाते हैं। आपका जो एनसीईआरटी का क्या रहता है, लाइन रहता है, उसको लेकर आते हैं, उसको आपको बताते हैं, समझाने लायक जो रहता है उसे समझाते हैं, जो पढ़ने लायक रहता है आप सभी के लिए उसको भी बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आज 9वां चैप्टर आज तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हमारा है वो 10वां चैप्टर है। अब प्यारे बच्चों, आप सब अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी गलती है, मेरी नहीं, क्योंकि हर एक क्लास में हमने कहा है कि पढ़ना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे टाइम व्यतीत हो जा रहा है, चैप्टर खत्म होने के सीमा पर हम लोग आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग डेली अगर मेहनत करोगे, डेली स्टेप बाय स्टेप तय करोगे, तभी आप मंजिल पा पाओगे। और नहीं तो अगर आपका समय बीत जाएगा, आप मंजिल पर नहीं पहुंच पे, यानी कि मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे, तो वहां से उस समय को, जो समय बीत चुका है पीछे, उसको पछताओगे। तो वो पछताओ ना, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अभी भी टाइम है। आज अगर नहीं शुरू किए हो तो अभी भी आज टाइम है कि शुरू कर दो। बस इतना ही कहूंगा। आपसे हर बार मेरी यही प्रयास रहती है, विनती रहती है कि आप सब समझ के पढ़िए, रट करके मत पढ़िए, समझ करके पढ़िए। और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो ये 9वीं ना पढ़ने की आपके अंदर भावना है, इसे मार दीजिए, क्योंकि 10 में अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, बढ़िया रैंक लाना है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो आपका 9-10 के लिए बेसिक है। और बेसिक अगर नहीं तैयार होगा, आपकी नींव नहीं तैयार होगी, तो आपका घर मजबूत नहीं होगा, ये गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पीछे कुछ दिख रहा है आप सभी को, तो आप सब पूरी तैयारी जस्ट विल पर, अगर ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और हमारे मिस्टर एरी विकास सर आपके लिए 2999 का ये जो था कोर्स, इसको ऑफ कर दिया और बोला कि बच्चे हमसे पहले जुड़ करके पढ़े, पैसे की तो बात होती रहेगी। तो केवल 499 रुपए में आप सभी को दे रहे हैं, ताकि आप क्या पढ़ सके, भारत के हर जन शिक्षित रहें, यही हमारा और सर का सिद्धांत है। तो प्यारे बच्चों, 499 में आप ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा जो जस्ट विल क्लास का ये जो ऑफिस है, उसका नंबर क्या है, तो उसका नंबर है 83184215। 83 पर कॉल करके आप जो भी बैच के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कोर्स से जुड़ रहे हैं, आपको डाउट आ रहा है, बेसिक आप क्लियर कर सकते हो हमारे इस नंबर पर कॉल करके। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को ये भी कह देता हूं, आप सभी से यही छोटी सी मांग है, हम आपके लिए इतना सब कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आज भी हमने डायग्राम से ही स्वागत किया है आप सभी का, आज भी वही डायग्राम प्यारा प्यारा है। तो ये आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए एक छोटा सा मेहनत कर देना, 1 सेकंड के लिए है कि शेयर कर देना सब बच्चे, ताकि साइंस से खेल सके। और खिलाड़ी हमने बताया है कि मैं हूं, और आप अपने स्कूल में दबदबा बनाएंगे, और जहां आपकी दबदबा वहां हमारा दबदबा। तो इसी के साथ अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, और समय को ना बेकार करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक नए जोश के साथ, हुनर के साथ, और एक नए आज के दिन के साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। तो आइए, आपका चैप्टर का नाम क्या है, तो आपके चैप्टर का नाम क्या है, तो पीछे लिखा हुआ है
कार्य तथा ऊर्जा। अब आपने कार्य तथा ऊर्जा दोनों से आप अपरिचित हो, ये मैं जानता हूं, नहीं जानते। मैं ऐसे इमेजिंग करके पढ़ा रहा हूं कि आपको जो मैं बताया हूं वो जानते हो, और जो नहीं बताया वो नहीं जानते, और जो नहीं जानते वही बताने आया हूं। तो चिंता मत करना, हर बार यही मेरा निवेदन रहता है कि बस शांति से पढ़ना, उसके बाद मेरी गारंटी है कैसे आएगा नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा। अब चैप्टर जब आते हैं पढ़ने के लिए तो हर बार हम उसका मीनिंग, अर्थ कुछ ना कुछ समझाकर ही आगे बढ़ते हैं। तो आज भी वही क्या प्रयास रहेगा। प्यारे बच्चों, कार्य तथा ऊर्जा, अब समझिए कार्य क्या है। तो जो आप क्या, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग ढो रहे हैं, कुछ लोग जो भी आप कार्य कर रहे हैं, खाना बनाना, ये सब कार्य है। चलिए ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों साइंस में जो वर्क है, जो कार्य है, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। अभी आगे पता चलेगा, बस ये जान लेना कि जो आप बोझा अपने सिर पर ढोते हो, अगर आप उसको कह रहे हो कार्य है, तो आपकी भाषा में वो कार्य है। मैं भी कहता हूं आपने वर्क किया है, तभी तो पैसा देते हैं लोग ढोने का। लेकिन ये साइंस, ये विज्ञान नहीं मानता कि वो कार्य नहीं है, क्योंकि ये दो बातों पर डिपेंड रहता है। अगर वो दो बात है तो वह कार्य है, नहीं तो वह कार्य नहीं है। वर्क मतलब यही सब होता है कि जो हम भी एक कार्य कर रहे हैं आपको पढ़ाने का, एक मशीन चल रहा है वह भी कार्य कर रहा है, क्या सिलाई मशीन हो गया, कुछ भी हो गए, वो सब कार्य कर रहे हैं। लेकिन विज्ञान ये नहीं मानता, विज्ञान दो बात पर डिपेंड करता है। अगर उसका दो रूल सही है, फॉलो हो रहा है, तब तो कार्य है, नहीं तो वो कार्य नहीं है। बस हमारे आपके लिए वो कार्य है। अब प्यारे बच्चों, विज्ञान हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें जो जादू टोना भूत प्रेत ये सब बातें हैं, इससे हम दूर रह सके, मतलब हमें सीख मिले। यही विज्ञान का क्या रहता है, हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। अब प्यारे बच्चों, ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं किसके कारण, अपने एनर्जी के कारण, ऊर्जा के कारण ही मैं आपसे बोल पा रहा हूं। मेरा हाथ हिल रहा है, ये मुझ में बल लग रहा है। अगर कोई चीज मैं उठा रहा हूं उसमें बल लग रहा है, और बल लगने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। एक लाइट भी है, वो भी ऊर्जा ही लेती है, एनर्जी लेती तभी जलती है। एक पंखा है, बिजली लेता है, ऊर्जा लेता है, तभी वो चलता है। तो आज के समय में जो भी चीजें क्या है, निर्जीव है, सजीव है, सभी को ऊर्जा चाहिए। ठीक है, पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, ये भी जो चल रहा है, क्या हमारा ये जो क्या है, डिजिटल बोर्ड है, ये भी चलने के लिए बिजली ले रहा है, और बिजली इसको क्या दे रही है, ऊर्जा दे रही है। तो हर चीजें एनर्जी लेती हैं, आप जानते हैं। आप प्यारे बच्चों सुनिए, आप ध्यान से पहले मेरी बातों को सुनिए। देखिए क्या दिया हुआ है, हमारा हेडिंग है यहां पर प्यारे बच्चों, क्या हेडिंग है, कार्य यानी कि वर्क। जब कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है और उस वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन होता है, तो उसे स्थिति में कहा जाता है कि कार्य किया गया है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन कॉस थीटा, जहां थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। अब प्यारे बच्चों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो कार्य है, अब बात समझिए, जो कार्य है, जो वर्क है प्यारे बच्चों, वो क्या है। ध्यान से समझिए, विज्ञान यानी कि साइंस कार्य कम मानता है। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, इसको हम नीचे क्या करते हैं, एक अलग हेडिंग से डालते हैं। देखिए ठीक, अब दिख रहा है ना,
अब दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो ये कार्य, ठीक है, ये कार्य, ये वर्क क्या होता है। सुनिए, आप खेत में हैं, आप बोझा ढो रहे हैं गेहूं का, वो कार्य है। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो, इमेजिन करिए, मानिए आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर मैंने बोझा ढोया, और मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं साइंस से पढ़ा हूं, साइंस की बातें जानता हूं। अब आपने पूछा कि मैंने कार्य किया, मैंने कहा नहीं। तुम क्रोधित होगे, बोलोगे कैसे, तो मैं बताऊंगा कि कार्य साइंस तभी कहता है होता है जब उसमें बल लगे, ठीक है, जब उसमें बल लगे और वस्तु में विस्थापन हो। ध्यान से देखना, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर जो लिखा है वही होता है, ठीक। कार्य बराबर जो लिखा है वही होता है। कार्य बराबर या वर्क बराबर बल इंटू विस्थापन। यानी कि जब कोई वस्तु में बल लगेगा और वस्तु विस्थापित होगी, यानी कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगी। हमने इसके पहले पढ़ा दिया है कि यानी कि वस्तु गति में आएगी, और जब गति में आएगी तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। पहले जहां वस्तु थी अब वहां वस्तु नहीं रहेगी, दूसरी जगह रहेगी, दूसरी पॉइंट पर रहेगी। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी, यानी गति करेगी, यानी कि उसे कहेंगे विस्थापन हुआ है। अब प्यारे बच्चों, तब आप कहोगे चलिए ठीक है, अब बताइए कि मैं एक बैग लेके खड़ा हूं, क्या वो कार्य है। जैसे देखिए, मानिए कि ये बैग है और मैंने अपने सिर पर रखा है, तो ऐसे में खड़ा हूं। अब आप मुझसे पूछेंगे अच्छा सर मैं ऐसे कर रहा हूं, आप बताइए कार्य है, तो मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहूंगा, इन दोनों बातों को फॉलो करूंगा और बोलूंगा कार्य नहीं है, क्योंकि तुमने इसको अपने सिर पर रखा है और तुम वही जगह खड़े हो, बल तो लगा रहे हो, बल तो लग रहा है, एक नियम तो फॉलो हो रहा है कि तुमने इसे थामा है यानी बल लगाया है, लेकिन तुम वहां यही तुम्हारी वस्तु टिकी हुई है, यहीं पर स्थिर है, वो गति नहीं कर रही है, वो विस्थापन नहीं कर रही है। यानी कि पहला नियम फॉलो है लेकिन दूसरा नियम नहीं फॉलो है, यानी कि वो वर्क नहीं है, वो कार्य नहीं है। तब आप गुस्सा में आओगे, अच्छा ठीक है अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा काम हम करें जो आपके लिए कार्य रहेगा। तो हम बोलेंगे चलिए आइए आपको दिखाते हैं। आप समझिए, कार्य को हम W से दिखाते हैं, इसको हमने पहले भी बताया, अब भी बता देते हैं। तो W बराबर क्या होता है, तो कार्य को W से दिखाते हैं, बल को F से क्या दर्शाते हैं या दिखाते हैं, और विस्थापन को S से दर्शाते हैं। तो इसका अंग्रेजी में ये जो फार्मूला बन रहा है W बराबर F इंटू एस, यानी बल गुणे विस्थापन। जब ये दोनों होगा, जब ये होगा तभी कार्य माना जाएगा, ये आप याद रखना। जब ये किसी भी चीज में ये दोनों फॉलो होंगे, बल इंटू विस्थापन, तभी वो कार्य माना जाएगा, नहीं तो वो कार्य नहीं माना जाएगा। अगर इनमें से एक नहीं हुआ, एक हुआ, तभी भी कार्य नहीं है। जब दोनों, यानी कि निश्चित है कि जब दोनों ही होंगे तभी वो कार्य है। अब आप इतनी बातों को मेरे जान गए हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। कार्य की परिभाषा क्या है, तो कार्य की परिभाषा यहां से लेकर के यहां तक दिया हुआ है, आप इसे याद कर लेंगे। और हमने जो बताई ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अब ये cos थीटा क्या दिया हुआ है, तो आप बस इतना ही याद रखना, उसके आगे का ये जो है इसको हम अभी आगे बताएंगे। इसकी चिंता मत करना, इसकी भी चिंता मत करना, इसको हम अभी आगे समझा देंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आगे चलिए।
स्थिर दीवार को यही सब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आप सभी को मैं अभी बताता हूं। फिर से ये चीजें जो लिखी है इसे सीधा समझा देता हूं। जैसे सुनिए, एक दीवार है, उसे आप ढकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। देखिए जैसे ये क्या है, मान लीजिए ये एक दीवार है यहां पर और मैं इसे धक्का दे रहा हूं, तो वो कार्य है नहीं। बल तो लगा रहा हूं, एक नियम फॉलो हो रहा है, लेकिन दूसरा नियम कि वह विस्थापित होने चाहिए, उसके स्थान में परिवर्तन होना चाहिए। दीवार तो वही है, तो प्यारे बच्चों वो कार्य नहीं है। जब दीवार गिर जाएगी उसके स्थान में, मतलब जहां थी, जब गिरेगी तो इधर उधर हो जाएगी, तो तब क्या होगा, तब कार्य होगा। अब आपका ठेकेदार मान लीजिए आया, अब मजदूर को बोला दीवार गिराओ, और सब ने मिल करके दीवार ठेल रहे हैं, दीवार गिरा नहीं। मालिक आएगा, बहुत डांटेगा, वो बोलेगा कार्य नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों वही इसमें बात लिखा हुआ है। तो वहां पर क्या होगा, अगर वस्तु विस्थापित नहीं हुई, उस पर बल लगाया गया, वस्तु विस्थापित नहीं हुई, तो कार्य वहां क्या होगा, कार्य वहां शून्य होगा, मतलब कार्य वहां नहीं होगा। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है। अब जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक जो साइंस के वैज्ञानिक हैं, वो कार्य की संकल्पना यानी कार्य कैसे मानते हैं, तो आप इनके भाषा में देखिए, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। ये भी आपको परिभाषा कार्य का मिलता है, इसको भी याद कर सकते हो। अर्थात कार्य होने के लिए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन दोनों होना आवश्यक है। मतलब जब आप अगर साइंस के वैज्ञानिक से मिलोगे तो आपको यही कहेंगे कि जिस चीज को आप कार्य कर रहे हो हम तभी मानेंगे जब उस वस्तु की दिशा में जैसे इधर ही दीवार आप ढकेल रहे हो, इधर ही फोर्स लगाओगे और इसी दिशा में, मतलब जिस दिशा में आप दीवार को ढकेल रहे हैं, जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं, उसी दिशा में वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, उसी दिशा में वस्तु की स्थान में परिवर्तन होना चाहिए, मतलब उसी दिशा में दीवार गिरना चाहिए, तभी वो कार्य माना जाएगा। देखिए ये हमारे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। एक मेरा भाई है, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम प्यारे बच्चों राम है। इसका नाम क्या है, इसका नाम अंश है। ठीक है, अब ये दीवार, ये क्या है, ये दीवार है और दीवार को ये ढकेल रहा है, और दीवार क्या खसक नहीं रही है, बल तो लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है यहां पर, लेकिन ये विस्थापित नहीं हो रही है, इस जगह से ये दीवार हट नहीं रही है, इसीलिए यहां कार्य क्या है, जीरो है, शून्य है। वैज्ञानिक के भाषा में, साइंस के भाषा में ये कार्य शून्य है। अब मेरा ये राम भाई, ये एक क्या है, ये एक प्यारे बच्चों, ये एक सोफा है, इसको धकेल रहा है और ये आगे जा रहा है, यानी कि ये इसी दिशा में फोर्स लगा रहा है, इसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, यानी कि ये इधर जा रही है और इसी दिशा में ये फोर्स लगा रहा है। अब वैज्ञानिक से पूछेगा क्या मैंने कार्य किया, क्या मैंने आपके अनुसार कार्य किया, तो वो बोलेगा हाँ आपने कार्य किया, हाँ आपने कार्य किया, क्योंकि आपने बल लगाया इस पर और इसी दिशा में इसी दिशा में आपने बल लगाया, इसी दिशा में वस्तु जा रही है, खसक रही है, तो यानी कि विस्थापन भी हुआ और कार्य भी, क्या विस्थापन भी हुआ, बल भी लगा, दोनों फॉलो कर रहे हो तुम, इसीलिए तुम्हारा कार्य हुआ है, हाँ तुम्हें पैसा मिलेगा हमारे इधर। अब देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है, फिर से देखिए, अब कार्य कब नहीं माना जाएगा, तो जब वस्तु विराम अवस्था, हमने इसके पहले बताया था विराम अवस्था मतलब क्या होता है, तो विराम अवस्था मतलब होता है जब कोई चीज स्थिर होती है,
देखिए आपके प्यार आपको आना चाहिए, यही सोच करके हम ये सब लेकर के आते हैं। तो नीचे चले गए प्यारे बच्चों, तो देख सकते हैं थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक मिनट देखिए, देखिए ध्यान से। दो व्यक्ति हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका नाम श्याम है। इसका नाम श्याम। रुकिए दूसरा नाम रख देते हैं, मान लीजिए वही, फिर से एग्जांपल लीजिए, इसका नाम राम है, ठीक, और इसका नाम मान लीजिए क्या है? इसका नाम अंश है, जो हमने इसके पहले एग्जाम्पल लिया था। देखिए अब जब ये दोनों क्या करेंगे? जब ये दोनों प्यारे बच्चों इस पर बल लगाएंगे, इस फ्रिज पर फोर्स लगा रहे हैं, एफ से क्या है? एफ से फोर्स है, इसलिए मैं लिखता रहता हूं ताकि आपको याद हो। ये भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है, अंश भी बल लगा रहा है, राम भी बल लगा रहा है। अब ये फ्रिज यहीं इसी स्थान से इसी स्थान पर है, ठीक है, जहां थी पहले वहीं ही है, ये खसक नहीं रही है। जितना ये बल लगा रहा है उतना बल ये लगा रहा है, दोनों का बल बराबर है, यानी कि ये कौन से प्रकार का बल है? संतुलित बल है। और हमने बताया था संतुलित बल में कार्य नहीं होता। अब यहाँ कार्य हुआ है, अब इसका मालिक आया इन दोनों का, बोला तुमको फ्रिज हमने बोला था हटाने के, तुम एक काम नहीं कर तो तुमको बहुत काटेंगे। तुमने कार्य नहीं किया है, कार्य जीरो है, शून्य है। यही बात इसमें कही जा रही है, क्योंकि यहां पर विस्थापन नहीं हुआ है, फोर्स लगा है लेकिन प्यारे बच्चों विस्थापन नहीं हुआ है। तो जब ये हुआ ये नहीं हुआ तो कार्य शून्य होगा, कार्य नहीं माना जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर देखिए ये हमारे भाई हैं, बहुत मेहनती हैं प्यारे बच्चों। ये एक क्या है? बॉक्स है, और बॉक्स ये बॉक्स है, बॉक्स, और बॉक्स को ये ढकेल रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। देखिए उसको ये खींच रहे हैं, ठीक है, उसको ये खींच रहे हैं, और इधर से ये बॉक्स में रस्सी लगा हुआ है, एक बॉक्स इधर भी है, वो भी खींच रहा है। देखिए ध्यान से, अब इसके बीच एक कोण बन रहा है, कितना? 30 अंश का कोण बन रहा है। तो ये खींच रहे हैं और इनके देखिए 30 अंश का कोण बन रहा है, तो ये कार्य है क्या? तो हाँ प्यारे बच्चों, इसने कार्य किया है, क्योंकि इन्होंने इस पर बल लगाया है, और ये वस्तु इसी दिशा में, मान लीजिए ये बल इधर लगा रहे हैं और वस्तु को खींच रहे हैं, और वस्तु इसी दिशा में बदल रही है, यानी कि प्यारे बच्चों सॉरी। देखिए आप डायग्राम को ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा। ये हैं, इनका नाम राम है, क्या? इनका नाम राम है, और राम जी जो हैं इनका नाम हम राम रख दिए हैं। अब ये इसको क्या कर रहे हैं? इसको ये इस दिशा में क्या खींच रहे हैं, और ये जो गत्ता है ये इस दिशा में जा रहा है, इसमें ये बताया गया है, ठीक। ये इधर ही बल लगा रहे हैं, इधर ही क्या कर रहे हैं? देखिए ध्यान से, ये गत्ता है, ये इधर ही खींच रहे हैं, और ये इधर ही आ रहा है ना, जिधर ये खींच रहे हैं उधर ही ये आ रहा है, यानी कि ये कार्य है, यहां पर विस्थापन हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, और इसे हम कहते हैं कॉस। अब यहां पर कहेंगे कॉस क्या? प्यारे बच्चों हम इधर कहेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान कितना है? तो यहां पर 30 अंश है, यानी कि कार्य हुआ है, ठीक है बच्चों। वही उसमें लिखा हुआ था, थीटा क्या
है तो थीटा यहाँ पर इनके बीच का क्या है, थीटा यहाँ पर इनके बीच का कोण है। और कोण कितना है, तो कोण मतलब थीटा का मान 30 अंश है। 30 अंश का कोण यहाँ पर बना हुआ है। पूरा डिटेल में हमने समझा दिया। ठीक, आगे चलते हैं। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए क्या लिखा है, स्पष्ट है कि यदि विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं मेज पर रखी हों और उनमें से प्रत्येक को एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया हो तो इस निश्चित विस्थापन को उत्पन्न करने के लिए उन पर लगाए गए बल का मान वस्तु के द्रव्यमान के अनुपाती होगा तथा जिस वस्तु को विस्थापित करने में जितना अधिक बल लगाना पड़ेगा उस वस्तु पर किया गया कार्य भी उसी अनुपात में अधिक होगा। जितना ज्यादा आप बल लगाएंगे उतना ज्यादा कार्य होगा, उतना ज्यादा वस्तु विस्थापन होगा। अतः किसी वस्तु को एक निश्चित दूरी तक विस्थापन करने में किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल के अनुपाती होता है। और हमने बताया कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर F इंटू S। ये हमने बता दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात हमने आप सभी को बता दिया है। बल गुणे विस्थापन, कार्य को W से, बल को F से, विस्थापन को S से। अब यदि एक ही वस्तु को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है तो जितना अधिक विस्थापन होगा उस अनुपात में किया गया कार्य भी अधिक होगा। पानी से भारी एक बाल्टी को जितना अधिक ऊंचाई पर ऊपर जाना होगा उतना ही अधिक कार्य बाल्टी पर करना होगा। जैसे एक कुआं है, कुआं बहुत मतलब नीचे है, यानी कि आप जहां पर खड़े हो आपसे कुआं नीचे है तो कुएं की ऊंचाई आपसे क्या है, नीचे ज्यादा है। तो जब आप बाल्टी खींचोगे कुएं से पानी निकालोगे, गांव में लोग गर्मी में निकालते हैं, अब तो बहुत कम कुएं होंगे लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसी परंपरा में हैं, तो वो कुएं से पानी निकालते हैं। और कुएं का पानी प्यारे बच्चों बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। अब कुएं से जब पानी निकालते हैं तो वो रस्सी जब खींचते हैं तो जितना ज्यादा आप बल लगाते हैं, भाई पानी नीचे से निकालना है बहुत गहराई ऊंचाई से, तो आप ज्यादा बल लगाएंगे और ज्यादा बल लगाएंगे तो ज्यादा कार्य होगा। ये तो सरल बात है। ठीक है, अतः समान बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करने में किया गया कार्य विस्थापन के अनुपाती होता है। कार्य बराबर ये विस्थापन को हम D से भी दिखाते हैं, यही बात इसमें लिखा हुआ है। ठीक, विस्थापन को हम D से भी दिखाते हैं और S से भी दिखाते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है, अतः समीकरण 1 एवं 2 से कार्य बराबर इंटू बल इंटू विस्थापन। देखिए कार्य W हो गया, विस्थापन को S से भी दर्शाते हैं, D से भी दर्शाते हैं, और क्या W के इंटू F इंटू D, जहां के एक समानुपाती स्थिरांक है। प्यारे बच्चों जो इसमें K है वो क्या है, तो वो एक प्यारे बच्चों समानुपाती लिखा हुआ है, समानुपात या समानुपाती भी कह सकते हैं। क्या स्थिरांक है, यही बात लिखा हुआ है। ठीक, अब प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। यदि कार्य का मात्रक इस प्रकार चुना जाए कि एकांक बल लगाने पर एकांक विस्थापन होने से कार्य भी एकांक हो, अर्थात जब F का मान 1, D का मान 1, W का मान 1, तब उपयुक्त समीकरण से W क्या K इंटू F इंटू D 1 बराबर
के 0.1 W बराबर F इंटू डी, यह अर्थात बल की दिशा में विस्थापन होगा। अगर आपने 1 न्यूटन का बल लगाया है तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आपने 1 न्यूटन का बल लगाया, ठीक, तो यहां जो क्या होगा, जो D का मान होगा, जो विस्थापन का मान होगा, देखिए हम D को फिर से दर्शा देते हैं कि विस्थापन को D से और विस्थापन को S से भी दर्शाते हैं। तो यहां D लिख लेते हैं, तो D बराबर भी 1 होगा, D बराबर भी क्या होगा, D बराबर भी प्यारे बच्चों 1 होगा। और क्या, अब W बराबर भी यानी कार्य बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही बात लिखा हुआ है। अगर इसका मान 1 है तो इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 ही रहेगा। अतः कार्य का मात्रक यूनिट ऑफ वर्क, देखिए आगे क्या है, कार्य बराबर, ये हमने इसको चीज को बता दिया है। आधे कार्य का मात्रक, बल का मात्रक, विस्थापन का मात्रक। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन है, तथा विस्थापन का मात्रक क्या है, तो विस्थापन का मात्रक मीटर है, जो दूरी का मात्रक है। अतः कार्य का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, ये सब दिया हुआ है। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, जूल का संकेतक जे से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से सुनिए, आपको कुछ बातें नहीं समझ में आई, हम समझा देते हैं। जो क्या है, कार्य है, जो हमारे विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर है, और क्या बच्चों, और क्या बल का मात्रक न्यूटन है। ध्यान से देखिए, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। देखिए बल का क्या मात्रक क्या है, तो मात्रक प्यारे बच्चों न्यूटन है, क्या, न्यूटन, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों हमारे विस्थापन का मात्रक क्या है, विस्थापन का मात्रक आप समझ जाएंगे कि मीटर है, मीटर को इससे और न्यूटन को एस से, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो इसमें लिखा हुआ था वही बात हम भी आपको समझा रहे हैं। अब कार्य का मात्रक क्या होगा, तो कार्य का मात्रक आप कह सकते हो क्या है, न्यूटन मीटर, या आप कह सकते हो जूल, और जूल को हम जे से दर्शाते हैं। यही बात इसमें लिखा हुआ है, ठीक। और इसके क्या हैं, ये सब एसआई मात्रक हैं, एसआई मात्रक हैं, ठीक, ये भी याद रखना, एसआई मात्रक हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अतः 1 जूल का कार्य उस समय में होगा जब 1 न्यूटन का बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाता है। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, अतः इसको प्रदर्शित करते समय दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप बता रहे हो कार्य हुआ है तो इसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, एक मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप अगर आप 1 न्यूटन बल लगाते हो और 1 मीटर वो वस्तु विस्थापित होती है, तो हम कहेंगे अगर आप 1 न्यूटन का बल लगाओगे और वस्तु का विस्थापन 1 मीटर होगा, तब वह 1 जूल के बराबर होता है। याद रखना कि जब आप 1 न्यूटन का बल लगाओगे और वस्तु 1 मीटर विस्थापित होगी तो वह किसके बराबर होगा, तो वह प्यारे बच्चों 1 जूल के बराबर होगा,
ठीक, यही बात इसमें लिखा गया है। आगे चलिए, कार्य का व्यवसायिक सूत्र, इसको मत ध्यान दीजिए, आपको ये जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। यदि विस्थापन D बल F की दिशा में हो तो कार्य धनात्मक, और यदि विस्थापन D बल F की दिशा में विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक। ध्यान से सुनना, पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य बल के द्वारा किए गए कार्य धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकते हैं। सुनिए ध्यान से, अगर आप देखिए ये एक बॉक्स है, एक मिनट हम आपको उसी चित्र पर समझा देते हैं क्योंकि उसमें समझाना आपको सरल रहेगा। एक मिनट ध्यान से सुनिए। देखिए ये चेयर है, ध्यान से देखिए ये चेयर है। अगर हम क्या करें, अगर प्यारे बच्चों हम क्या करें, इस चेयर को हम यहां ढकेले, इस पर फोर्स लगाएं, बल लगाएं, और ये वस्तु इसी दिशा में विस्थापित हो, यानी कि हम इसी दिशा में बल लगा रहे हैं, इसी दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है। जैसे ये कुर्सी है ये आगे जाए, ये कुर्सी है आगे जाए, आप समझे, ये कुर्सी है आगे जाए आगे जाए, हमने बल भी इधर लगाया है और वस्तु गति भी इधर कर रही है, यानी कि वस्तु विस्थापित भी इधर हो रही है। तो हम कहेंगे ये कैसा कार्य है, तो ये धनात्मक कार्य है, पॉजिटिव कार्य है। ध्यान से देखिए, धनात्मक को प्लस से दर्शाते हैं, तब हम इसे लिखेंगे ऐसे प्लस, यानी कि ये कार्य कैसा है, धनात्मक है, और धनात्मक को प्लस से दर्शाते हैं। अब देखिए ये बल इधर लगा रहा है, ये बल इधर लगा रहा है प्यारे बच्चों, फोर्स इधर लगा रहा है, और वस्तु पीछे से इस तरफ जा रही है। ध्यान से सुनना, ये वस्तु विस्थापन इस तरफ हो रहा है, और बल ये जो कुर्सी खसका रहा है इधर लगा रहा है, और जो वस्तु है इस दिशा में गति कर रही है, इस दिशा में विस्थापित हो रही है। तो यहां पर जो कार्य होगा वो कैसे होगा, तो ऋणात्मक होगा। देखिए इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, इसलिए हम आपको इतना डिटेल में समझाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अब आपको हम लिख देंगे, क्या W को कार्य जानते ही हैं, अब W बराबर ऋणात्मक को माइनस से दर्शाते हैं, तो यहां पर कैसा कार्य है, तो यहां पर ऋणात्मक कार्य हुआ है। ठीक है, यही बात हम आपको समझा दिए। ठीक है, आप ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, अब प्यारे बच्चों ध्यान से देना, ध्यान से देखना। अब ये बेचारा ये क्या, ये बॉक्स लिया हुआ है, इस पर फोर्स लगाया हुआ है ऊपर की ओर, और ये वस्तु इधर ना विस्थापित हो रही है, ना इधर विस्थापित हो रही है, ना इधर विस्थापित हो रही है, यानी कि विस्थापन कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा है। तब क्या कहोगे, ये कार्य हुआ है, तो नहीं हुआ है, क्योंकि बल लगा हुआ है, उसने गत्ते को पकड़ा है, लेकिन उसने विस्थापित नहीं किया है। न इधर विस्थापन हुआ, न इधर विस्थापन हुआ, न इधर विस्थापन हुआ, न इधर वस्तु गई, न इधर गई, न इधर गई। तो यहां पर कार्य कैसा है, तो कार्य शून्य है, जीरो है। ये चीज हम आपको समझा दिए। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आइए। वही चीज समझाया था, किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल वस्तु की गति की दिशा में हो। ठीक है, हमने समझा दिया। किया गया कार्य ऋणात्मक होता है जब बल वस्तु की दिशा के विपरीत कार्य करती है। किया गया कार्य शून्य होता है जब बल वस्तु की गति की दिशा से समकोण पर कार्य करती है। समकोण का मतलब जब वहां पर प्यारे बच्चों 180 अंश का कोण बनता है, यानी कि जो ये डायग्राम हमने दिखाया था, कौन सा, ये वाला, जब कार्य ऐसे ही कार्य हो लेकिन वहां पर 30 डिग्री का कोण ना बन करके 180 डिग्री का कोण बने, तो वहां पर कार्य क्या होगा, वहां पर कार्य शून्य होगा, कार्य नहीं होगा।
ठीक है बच्चों, हमने आप सभी को ये बातें समझा दिया। अब ऊर्जा क्या है? तो कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा का डिफिनेशन यहां से यहां तक है, आप याद कर लेना। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या है? ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक है। ऊर्जा को हम ई से दर्शाते हैं, ये आप याद रखना। अब जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक है, तो ई का मात्रक क्या है, मतलब ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो प्यारे बच्चों, हमने बताया जो क्या ऊर्जा का, जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल है। ठीक, जैसे दर्शाते हैं जूल है। कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक दोनों समान है। कार्य की भांति ही यह भी एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। कार्य के जैसे ही यह भी एक अदिश राशि है। एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल है। और यह कौन सी पद्धति है? तो एमकेएस पद्धति में ही क्या ऊर्जा ई से, इसका मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का माप, किसी वस्तु की ऊर्जा का माप उसे कार्य से की जाती है। आपने जितना ज्यादा कार्य किया है, आपने जितना ज्यादा दीवार तोड़ा है, जितना ज्यादा आप कार्य करोगे, एक दिन में पूरा घर गिरा दोगे, यानी कि उसमें बल लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो वहां उतना ज्यादा कार्य किए हो। और जब उतना ज्यादा कार्य किए हो तो आपने उतना ज्यादा ही एनर्जी खर्च की होगी। ठीक है, ठीक है। शून्य ऊर्जा वाली स्थिति में आने तक कर सकते हैं। जो वहां, सुनिए, किसी वस्तु की ऊर्जा की माप उस कार्य में की जाती है जो वहां शून्य ऊर्जा वाली स्थिति में आने तक कर सकती है। जो वहां पर ऊर्जा नहीं लगी थी, जब कार्य नहीं हुआ था, दीवार वैसे था, तो वहां पर अगर कोई आएगा बोलेगा यहाँ कुछ कार्य हुआ है, नहीं, दीवार तो गिरा ही नहीं है, तो कार्य नहीं हुआ, यानी कि एनर्जी नहीं लगा है। जब एनर्जी लगा है तो मतलब जब कार्य हुआ है, तो ये निश्चित बात है, ये निश्चित पॉइंट है कि वहां एनर्जी लगा हुआ है। ऊर्जा के रूप में सुनिए, यांत्रिकी ऊर्जा दो प्रकार से हो सकता है, यांत्रिकी ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा कई प्रकार के हो सकते हैं, यही समझा रहा है। जैसे यांत्रिकी ऊर्जा, तो वह ऊर्जा जो किसी वस्तु को यांत्रिक कार्य के कारण संचित होती है, यांत्रिकी ऊर्जा कहलाती है। जैसे गिरता हुआ पत्थर, खिंचा हुआ तीर, चाबी, भरी हुई घड़ी, स्प्रिंग, दबी हुई स्प्रिंग आदि से प्राप्त ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा। सुनिए, जब आप चाबी भरते हैं उसके बाद वो गति में आती है ना, तो वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो यांत्रिकी ऊर्जा। पत्थर है, आप उसे ऐसे नचाते हो, ऐसे खूब तेज 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 स्पीड में लाते हो, छोड़ देते हो, उसके बाद उसमें कौन सी ऊर्जा जाती है? यांत्रिकी ऊर्जा। वही बात इसमें बता रहा है। यांत्रिकी ऊर्जा दो प्रकार से हो सकते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब यांत्रिकी ऊर्जा दो प्रकार के हैं, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। सुनिए, अब गतिज ऊर्जा क्या है? तो जब आप पत्थर को ऐसे से किए तो वो गति करता है, तो उसमें यांत्रिकी ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा आती है? तो गतिज ऊर्जा आती है। चलिए जान गए। स्थिति ऊर्जा क्या है? तो जब वो पत्थर स्थिर रहता है, अब जैसे पानी है, पानी, प्यारे बच्चों, पानी से लाइट बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है, पानी स्थिर रहता है ना, लेकिन उसी पानी को जब गति में लाया जाता है, यानी स्थिति ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में लाया जाता है, तो वहां पर ऊर्जा क्या होती है? स्थानांतरित होती है। यानी कि वो जो पानी शांत था पहले, वो उसकी कौन सी ऊर्जा है? वो उसकी स्थितिज ऊर्जा है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको ये चीज बता देते हैं, देखते हैं इसमें है कि नहीं वो बात। उसमें बात है, लिखा हुआ है, आपको बस आगे बताएंगे। देख लीजिए, यही बता देते हैं आप सभी को। यहां देखिए, रुकिए, आगे लिखा हुआ है तो आगे ही बताएंगे, अभी जरूरत नहीं है।
पहले सुनिए। फिर ऊष्मीय ऊर्जा ईंधन जलने से अथवा और विकिरण से उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। आप ऊष्मीय ऊर्जा जानते हैं कि जब आप आग जलाते हैं, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, उससे जो गाड़ी चलती मतलब जो आग जलाते हैं, जो ईंधन है उससे आग जलाते हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऊष्मीय ऊर्जा। आप समझ गए। फिर प्रकाश ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश ऊर्जा कहलाती है, जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य आदि। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा क्या है? जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। अब जैसे सूर्य का प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे ही आप अगर घाम में बैठ जाओगे, आपका ये शरीर हीट हो जाता है, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब प्यारे बच्चों, जब प्रकाश आता है तो प्रकाश से कोई वस्तु दिखती है कि नहीं दिखती है? अब चाहे सूर्य का हो, चाहे बल्ब हो, चाहे मोमबत्ती हो, चाहे दिया हो, चाहे जो हो, उसके आने से ही वस्तु दिखती है, उससे प्रकाश ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? वह ऊर्जा जो किसी रासायनिक अपक्रिया से प्राप्त होती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है, जैसे कोयले, पेट्रोल, डीजल आदि से प्राप्त ऊर्जा। देखिए, अब जो गाड़ी चलती है, जो वाहन चलते हैं, जो चार पहिए चलते हैं, वो किस ऊर्जा के कारण चलते हैं? रासायनिक ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सब। अब विद्युत ऊर्जा क्या है? तो जिससे बल्ब चल रहा है, जिससे डिजिटल बोर्ड चल रहा है, जिससे पंखा चल रहा है, उसमें भी ऊर्जा लगती है। कौन सी? विद्युत ऊर्जा। वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा संचित होती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जैसे विद्युत सेल, विद्युत जनहित्र आदि से ऊर्जा प्राप्त होता है। विद्युत जनहित्र क्या है? तो प्यारे बच्चों, जो बिजली उत्पन्न की जाती है, जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, इसी के द्वारा बड़े बड़े क्या बांधों में लगाया जाता है, समुद्रों में लगाया जाता है, बिजली उत्पन्न करने के लिए महासागरों में। ठीक है। अब ध्वनि ऊर्जा जो मैं बोल रहा हूं, इसमें भी ऊर्जा लग रही है, इसमें भी एनर्जी लग रही है। प्यारे बच्चों, आप मेरी बात सुन रहे हैं, उसमें भी ये मुझको बोलने में ऊर्जा लग रही है। वो कौन सी ऊर्जा है? ध्वनि ऊर्जा। वह ऊर्जा जिसके कारण हमारे कान के पर्दे हिलकर ध्वनि को सुनने, ध्वनि ऊर्जा कहलाती है, जैसे लाउड स्पीकर से प्राप्त ऊर्जा। अब जैसे जो आपने कान में लगाया हुआ है, उससे ही मेरा आवाज निकल रहा है, उसमें भी आपकी बैटरी जा रही है, उसमें भी ऊर्जा खर्च हो रहा है। तो वो आप जो सुन रहे हो, जिससे आपके कान में आवाज जा रहा है, वो कौन सी ऊर्जा है? ध्वनि ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जो नाभिकीय अपक्रिया से प्राप्त होती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, जैसे नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा। अब प्यारे बच्चों, परमाणु बम सुना होगा आपने कि दुनिया में सबसे खतरनाक परमाणु बम होता है। एक बार अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया विकलांग पैदा होने लगेगी, कई वंशों को वो नष्ट कर देती है। तो जो उसमें ऊर्जा निकलती है, उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा क्या है? तो सौर ऊर्जा जानते हो, सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। जो हमारा सूर्य है, जो उससे ऊर्जा, आपके घर में आप लोग सुने होंगे सौर पैनल लगा है, वो क्या करता है? प्रकाश को लेकर के आपको क्या एक बिजली उत्पन्न करता है, जिससे आप पंखा, कूलर, टीवी जो भी चलाना चाहते हो चलाते हो। तो वो कौन सी ऊर्जा से आपका वो विद्युत बनता है? तो हमारे सूर्य के प्रकाश द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे सौर ऊर्जा कहलाती है। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। जैसे कौन सी ये कौन सा यंत्र, कौन सा साधन इसमें काम में आता है? तो सौर पैनल। ठीक है, आगे चलिए। कार्य, आप देखिए कार्य का अर्थ ऊर्जा स्थानांतरण। प्यारे बच्चों, आप ये एक नियम याद रखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम आप याद रखोगे, मैं इसे कभी भी आपसे क्लास में पूछ सकता हूं। इसको, मेरी बात को क्या करना? नोट कर लेना। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो आप ध्यान से सुनिए, कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है।
परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, अथवा आप लिख सकते हो परिवर्तित किया जा सकता है। फिर से सुन लीजिए परिभाषा, इसको नोट कर लीजिए, ये आप एक नोट में लिखेंगे, नोट डाल करके हेडिंग उसी में लिखिएगा। नोट क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसके आगे से आप यहां से नीचे लिखेंगे, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप में से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे देखिए, बिजली आ रही है, पंखे में वो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, पंखे में बिजली आई, वो विद्युत ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कैसे बदलती है? तो हमने इसके पहले बताया था, जब पंखा चलने लगता है तो वो कौन सी ऊर्जा है? वो गतिज ऊर्जा है। यानी कि विद्युत ऊर्जा से ऊर्जा मतलब यहां बदल रहा है, किसमें? तो क्या? गतिज ऊर्जा में। यानी कि विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल गई, यानी कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, ना कि उसे हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। जो ऊर्जा खर्च हो रही है, जो ऊर्जा उसमें चल रही है, वो वातावरण में आती है और वातावरण से फिर वो ऊर्जा हमारे ही काम में आती है। यानी कुल मिलाकर के ऊर्जा नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बस बदला जा सकता है। होने की क्रिया में ऊर्जा स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है या परिवर्तित किया जा सकता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर कार्य करती है तो कार्य करने वाली वस्तु की ऊर्जा का व्यय होता है तथा जिस पर कार्य किया जाता है उसका ऊर्जा बढ़ जाती है। अब ऊर्जा जैसे यहाँ 10 की क्या 10 जूल ऊर्जा है, वहां 5 जूल ऊर्जा है। एक मिनट, यहाँ 7 जूल ऊर्जा है, यहाँ 6 जूल ऊर्जा है। वहां फिर से आप समझिए कि वहां 7 जूल ऊर्जा है और यहां 9 जूल ऊर्जा है। अब यहां ऊर्जा ज्यादा है, यहां ऊर्जा कम है। अब प्यारे बच्चों, जब यहां ऊर्जा खर्च होगी, 1 जूल ऊर्जा खर्च हो गई 9 में से। अब इसमें जो ये वाली ऊर्जा है 7 वाली, इसमें 1 जूल ऊर्जा बढ़ गई, यानी कि ऊर्जा तो बराबर हुआ ना, 8 इधर भी हो गया, 8 इधर भी हो गया। अगर इस वाले को चालू कर दिए तो ये 7 हो जाएगा, अब फिर ये वाला 9 हो जाएगा। अब ये वाला चालू कर दिए तो ये वाला घट गया, ये वाला अब 8 हो जाएगा। अब दोनों बराबर ही रहेंगे तो ऊर्जा नष्ट नहीं होता, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस स्थानांतरण किया जाता है। स्थानांतरित ऊर्जा किया गया कार्य अर्थात यदि वस्तु एक किसी दूसरी वस्तु बी पर F बल लगाकर बी को बल की दिशा में दूरी इंटू F विस्थापित करती है तो किया गया कार्य वही हमने जो बताया है, वही बातें इसमें लिखी हुई हैं कि W बराबर क्या होता है? F इंटू S। ऐसे भी आप लिख सकते हो। यांत्रिकी ऊर्जा किसी वस्तु में यांत्रिकी कारण से संचित ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार से होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। हमने ये बता दिया है यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा। ठीक, गतिज ऊर्जा क्या है? तो हमने भी ये सब बातें आपको समझा दी हैं, आप याद कर लेंगे। यांत्रिकी ऊर्जा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और इसका मात्रक क्या है? तो वही जूल ही है। ठीक, गतिज ऊर्जा की माप किसी वस्तु को विराम अवस्था से क्या गतिशील अवस्था में लाने में वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा का माप होती है, अथवा किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जिसे वह वस्तु विराम में आने तक कर सकती है। कोई विराम अवस्था में है, कोई स्थिर में है, जब वो गति कर रही है तो उस पे कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो हमने इसके पहले बताया, वस्तुओं में उनकी स्थिति में अथवा विकृति अवस्था विकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं स्थितिज ऊर्जा को, और इसका मात्रक वही क्या है? जूल है। स्थितिज ऊर्जा की माप
कोई भी वस्तु है, इसको हम समझा देते हैं, कोई भी वस्तु है वो एक अवस्था में है, कैसे स्थिर अवस्था में है, जैसे पानी समुद्र में है ऐसे शांत रहे, स्थिर रहे, तो जो उसमें ऊर्जा निहित है, जो उसमें ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अथवा किसी वस्तु को किसी अवस्था में स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु में मानक अवस्था से वर्तमान अवस्था में तक लाने के लिए वस्तु पर किया गया कार्य के बराबर होती। उदाहरण, तनी हुई कमान में दबी हुई स्प्रिंग, ऊंचाई पर स्थित झरने के जल में खींचे रबड़ बैंड आदि स्थितिज ऊर्जा है। आपने देखिए, आप एक रबड़ लीजिए, उसको खींच दीजिए और इसे खींचने के बाद ऐसे रुके रहिए, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? ऐसे आप खींच दिए तो वो स्थित हो गया है, वहीं अब रुका हुआ है आपका रबड़। ऐसे आपने रबड़ लिया, ऐसे तान दिया, अब ऐसे आप किए हो, तो ना आप इसमें ऐसे से कर रहे हो, ऐसे कुछ नहीं कर रहे हो ना, बस आप ऐसे कर रहे हो, स्थिर हो, तो ये कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। और जैसे आप उसमें रबड़ लगाकर मार दोगे, वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में आ जाएगी और उसको लग जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने बता दिया। विज्ञान के अध्ययन के फलस्वरूप ऊर्जा संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापक सिद्धांत का क्या पता चलता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जाता। ध्यान से जो लिखा हुआ है हमने बता दिया है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही बात इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। परिणाम स्वरूप विश्व की समस्त प्रकार की ऊर्जा का कुछ परिणाम स्थिर रहता है। इसका तात्पर्य है यह है कि यदि किसी क्रिया में किसी प्रकार की ऊर्जा लुप्त हो जाती है तो उतनी ही ऊर्जा किसी दूसरी वस्तु पर उत्पन्न हो जाती है। हमने ये समझाया था कि ये 10 जूल की ऊर्जा इधर है और 12 जूल की ऊर्जा इधर है। समझिए, अब अगर ये वस्तु चल रही है, इस पे ऊर्जा 1 जूल अगर निकल गया, 1 जूल, आप ध्यान से सुनिए, फिर से समझा देते हैं, समझाने से हम डरते नहीं। 1 जूल ऊर्जा यहाँ क्या हो गई? निकल गई। ध्यान से देखिए, 1 जूल ऊर्जा यहाँ क्या हुई? 1 जूल ऊर्जा यहाँ पर निकल गई, तो यानी कि यहाँ पर ऊर्जा का क्या हुआ? ऊर्जा का तो हास्य हुआ। ऊर्जा तो यहाँ पर 11 हो गई, 11 जूल। तो सर आपने बोला था ऊर्जा तो नष्ट नहीं होती, तो कैसे 1 जूल ऊर्जा नष्ट हो गई? अरे प्यारे बच्चों, 1 जूल ऊर्जा जो नष्ट हुई है, बगल में देखो, ये जो दूसरी वस्तु है, ये वातावरण में ऊर्जा 1 जूल इसका ऊर्जा वातावरण में चली गई। वातावरण है, ये क्या है? ये वातावरण है, इसमें चली गई। अब ये जब वातावरण में चली गई तो वातावरण में जाने के बाद दूसरी वस्तु पर 1 जूल ऊर्जा क्या हुई प्यारे बच्चों? 1 जूल ऊर्जा बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। और इधर क्या हो गया? 11 जूल। तो यहां पर ऊर्जा तो बराबर है प्यारे बच्चों, तो ऊर्जा कहां नष्ट हुई? बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ऊर्जा आ गई। तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती प्यारे बच्चों, ये याद रखना आप सब। ठीक है, हमने ये बात आपको समझा दिया है। ठीक है ना? आप समझ गए हो, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए आगे चलते हैं। यांत्रिकी ऊर्जा का संरक्षण नियम। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा उसमें उपस्थित स्थितिज ऊर्जा के योग को वस्तु की यांत्रिकी ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु से उष्मा अथवा विकिरणों के रूप में ऊर्जा की हानि ना हो तो वस्तु की यांत्रिकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा अचर बनी रहती है। यानी वही यांत्रिकी ऊर्जा है कि इसमें भी ऊर्जा नष्ट नहीं होता, जितना स्थितिज ऊर्जा है उतना ही गतिज ऊर्जा रहती है। कार्य करने की प्यारे बच्चों सामर्थ्य, शक्ति, पावर एहजे से शुरू होला और पावर एहजे से खत्म होला। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है क्या है?
कार्य करने की दर को आप सीधा यहां पर डिफिनेशन पा रहे हैं। कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं, शक्ति को हम दूसरे शब्दों में सामर्थ्य कहते हैं, और शक्ति को अंग्रेजी में पावर कहते हैं। ठीक है, तो आप इस सीधा परिभाषा पा गए, कार्य करने की दर शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। ये सब बात आप पढ़ लोगे, हमको जो बताना था हमने बता दिया। ठीक है, ठीक है, यही सब इसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए, सामर्थ्य बराबर क्या होता है, तो अभी हम आपको बता देते हैं जो लिखा हुआ है। क्या लिखा है, तो लिखा है यदि किसी मशीन द्वारा W कार्य समय में संपादित किया जाए तो मशीन की सामर्थ्य P बराबर क्या, P बराबर W बटा T। और P क्या है, तो हम प्यारे बच्चों जो ये शक्ति है इसे हम P से दर्शाते हैं, ये याद रखना आप सब। और T क्या है, तो T यहां पर प्यारे बच्चों T क्या है, तो आपको अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो T समय है। T क्या है, T समय है, समय को T से दर्शाते हैं। और मशीन द्वारा किया गया कार्य सामर्थ्य समय बराबर W बराबर P इंटू T। यदि T 1 सेकंड हो तो P बराबर W, अर्थात समय में कर्ता या मशीन द्वारा किया गया कार्य उसके सामर्थ्य के बराबर होता है। अब सामर्थ्य या शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति को हम P से दर्शाते हैं, तो W बराबर T होता है, W बटा T होता है। ठीक, यही बात इसमें लिखा हुआ है। W क्या है, कार्य है, T क्या है, समय है, P क्या है, शक्ति है, या दूसरे शब्दों में सामर्थ्य कहते हैं। अगर 1 जूल कार्य हुआ है, ठीक, और प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना आप सब। देखिए, अगर W का मान 1 है यानी कि 1 जूल है, और किसका समय का मान 1 सेकंड है, ठीक, ध्यान से सुनना, तो यह किसके बराबर होगा, तो यह P भी 1 के बराबर ही होगा। यानी कि अगर W 1 जूल है, समय 1 सेकंड है, तो P भी 1 के बराबर ही होगा। ठीक, सामर्थ्य का मात्रक क्या है, तो सामर्थ्य कार्य का मात्रक समय का मात्रक जूल सेकंड। देखिए, इसमें हमें क्या पता चल गया कि P का क्या है, P का जो मात्रक है वो क्या है, तो P का मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, तो P का मात्रक हमारा क्या है, जूल प्रति, J से जूल हो गया, और सेकंड को S से जूल प्रति सेकंड, या कह सकते हो वाट, या कह सकते हो वाट। ठीक है, आप दोनों ये कह सकते हो, या तो कहे वो जूल प्रति सेकंड या वाट। ठीक है, यही बात इसमें लिखा हुआ है, जो जो हमने बता दिया सब इसमें लिखा हुआ है। और वाट का, ये जो वाट है, वाट को हम क्या, जो वाट है उसका सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो किलोवाट है। वाट का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट है। जितना जानना चाहिए उतना ही आप जानिए। ठीक, आगे चलिए। ठीक, ये आपको जरूरी नहीं है, इसको आप याद नहीं रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये ध्यान दीजिए कि एक अश्व सामर्थ्य HP जिसे कहते हैं वो कितना बराबर होता है, 746 वाट के लगभग बराबर होता है। ठीक है, ऊर्जा तथा शक्ति में अंतर। ठीक है, तो पहला क्या है, ऊर्जा और शक्ति में अंतर। ऊर्जा को E से, शक्ति को क्या, शक्ति को P से, जिसे सामर्थ्य कहते हैं। किसी वस्तु या पिंड कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु या पिंड के कार्य करने की दर को, उसमें कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसमें किसी वस्तु या पिंड के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये इसके डिफिनेशन हो गए हैं, प्यारे बच्चों, याद कर सकते हो।
ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता। ऊर्जा एनर्जी समय पर निर्भर नहीं करता, लेकिन शक्ति क्या, शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है। ऊर्जा का मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड अथवा वाट है। हमने ये सब बातें आपको बता दिया है। फिर बहुविकल्पी प्रश्न आ गया। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। हमने 10वां चैप्टर भी खत्म कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप सब हमारे साथ ऐसे ही बस जुड़े रहिए, पढ़ाई में मन लगाइए। गारंटी तो हमारी है, हम एक चीज नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हर एक जो भी चीज है, अलग क्लास में चैप्टर आएगा, उससे जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीजें हैं, वो कराई जाएंगी। चिंता मत करना, बस यही विनती है, कोर्स ज्वाइन कर लो, हर एक चैप्टर का नोटिफिकेशन मिले, हर एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ सको। इसीलिए क्लास ज्वाइन करना, कोर्स ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। और बहुत ज्यादा नहीं, 499 ही आपसे ले रहे हैं और आपको समझा करके जाएंगे, ये हमारा वादा है। कह रहा है गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है तो पहला ऑप्शन जूल, दूसरा ऑप्शन वाट, तीसरा ऑप्शन किलोवाट, चौथा ऑप्शन न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या है, 4 आपको क्या दिए हुए हैं, 4 आपको प्यारे बच्चों इसमें दिए हुए ऑप्शन, उसमें से एक सही उत्तर बताना है, एक राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बता देंगे, ताकि आपका अभ्यास हो जाए, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या होता है। आपका अभ्यास तो हो जाएगा, ये आप इसलिए मानिए कि आपके परीक्षा में ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है 100 में से 100% ये आपके कहाँ, स्कूल में जो एग्जाम होगा उसमें मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप सब इसको ध्यान रखना, याद रखना। गति ऊर्जा का मात्रक होता है, ये मत कहना सर आपने नहीं बताया। ये लड़ाई जो चल रही है, ये हर एक पॉइंट एग्जाम में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और नहीं मिलेगा तब आप मुझसे मिलना, लेकिन ये मिलेगा जरूरी है, क्योंकि किताब से ही तो ये लोग पढ़ते हैं। 9th किताब से ही क्वेश्चन बनेगा, ना कि विदेश से बनेगा। तो उस किताब को ही पढ़ लेंगे, जिस चीज से जो बन रहा है अगर उसी को पढ़ लेंगे तो वो कहां से फिर आएगा, वहीं से आएगा प्यारे बच्चों जहां से हम पढ़े हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जूल, वाट, किलोवाट, न्यूटन, बताइए इसका सही आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बता देंगे, इसका सही आंसर है जूल। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या दिया है, गति ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, वाट, किलोवाट, न्यूटन। अब इसमें कई बच्चे हैं वो कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं कि सर W तो कार्य है, तो आप इसको वाट क्यों कह रहे हो। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन इसी W को हम वाट से भी दर्शाते हैं। अगर यहां जूल लिखा है, नीचे वाट W लिखा है, तो कार्य तो नहीं देगा ना, क्योंकि नीचे किलोवाट, न्यूटन है, सभी मात्रक ही हैं। तो हमारे शक्ति का मात्रक वाट है, अब वाट को भी W से ही दर्शाते हैं, तो हम कहेंगे कि जूल। अब आप जब आप जूल समझ गए, तो इसमें सभी तो मात्रक ही है ना, तो वाट का मात्रक शक्ति का मात्रक या सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। और प्यारे बच्चों हम भूल गए थे, तो वाट को आप समझ लेना, वाट को W से दर्शाते हैं। और जब कहीं मात्रक आपको दिख रहा है, तो वहां पर आप कार्य थोड़ी बोलोगे, W कार्य नहीं, वहां वाट कहोगे, वाट को हम W से भी दर्शाते हैं। किलोवाट, जूल वाट ऐसे कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है जूल। गति ऊर्जा का मात्रक जूल।
क्योंकि ऊर्जा का मात्रक ही जूल होता है। यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा बढ़ेगी। पहला ऑप्शन कम होगी, कम होते जाती है। दूसरा ऑप्शन नियत रहती है। तीसरा चौथा कभी कम होगी कभी बढ़ेगी। ये आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कम होते जाती है। तीसरा, सामर्थ्य किस प्रकार की भौतिक राशि है? सदिश, अदिश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन राइट आंसर आपको बताना है। बच्चों राइट आंसर आप सभी को कमेंट में फटाफट बताना है। इसका राइट आंसर है बी, अदिश राशि। एक मिनट बच्चों, इसमें क्या कहा गया था? यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी? जब वो ऊपर जाएगी तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही है नियत रहेगी। ठीक है। और सामर्थ्य किस प्रकार की भौतिक राशि है? अदिश। एक पिंड को वेग उसके प्रारंभिक वेग का 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो 4 ऑप्शन है, 3 गुनी, 2 गुनी, अपरिवर्तित, 9 गुनी। राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है क्या? चौथा, 9 गुनी। किसी पिंड को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है, कुछ कार्य न्यूनतम होगा, जबकि बल व विस्थापन के बीच कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। राइट आंसर आपको बताना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है चिंता मत लेना, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं। आप सभी को सीधा यहां पर ले आए हैं, आप इससे सीधा मुलाकात करोगे एग्जाम में। ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बता देंगे। इसका राइट आंसर है क्या? 90 डिग्री। डिग्री को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री। फिर छठवां क्या है? मात्रक जूल के स्थान पर लिखा जाता है। मात्रक जूल के स्थान पर हम क्या लिखते हैं? तो आप ये बात जान जाइए। तो हम मात्रक जूल के स्थान पर क्या? न्यूटन मीटर लिखते हैं। 4 ऑप्शन था, वाट, न्यूटन मीटर, किलोवाट, न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन मीटर यही इसका सही आंसर है। ठीक। वाट सेकंड मात्रक है, वाट सेकंड मात्रक है बल का, सामर्थ्य का, ऊर्जा का। उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर क्या है? सामर्थ्य का, या जिसे हम कहते हैं शक्ति। ठीक, शक्ति। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है? जूल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, वाट, किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है? 4 ऑप्शन। इसका राइट आंसर, सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वाट। जो ये वाट है, हमने बताया है कि वाट को आप W से भी दर्शा सकते हो, लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा? आपके मन में है कि कहीं W लिखा रहेगा तो हम कार समझेंगे कि वाट समझेंगे। प्यारे बच्चों, जब मात्रक दिया रहेगा, किसी का मात्रक दिया है, तो आप ऐसे देख सकते हैं जैसे जूल ऊर्जा का मात्रक, न्यूटन मीटर ये किसी का मात्रक ही है ना सब। तो अगर इसमें W लिखा है तो वो मात्रक ही होगा किसी का, यानी कि वाट का मात्रक, यानी कि शक्ति का मात्रक वाट है, और वाट को W से भी हम दर्शाते हैं। ये हम बात बता देते हैं, तो आप वहां वाट ही समझोगे। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर ये ऊर्जा का क्या, ये कार्य का मात्रक नहीं है। कार्य का मात्रक जूल होता है, न्यूटन मीटर होता है, और किलोवाट घंटा भी होता है, लेकिन वाट नहीं होता। हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। देखिए, जब मात्रक दिए हुआ है तो उसमें अगर W दिया हुआ है, तब उसका मतलब आप किसी का मात्रक ही समझेंगे। तो हम बता दिए आपको, शक्ति का मात्रक वाट है, और वाट को भी हम W से दर्शाते हैं,
और हम कार को भी W से दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्य W नहीं लिखा होगा, यहाँ किसी का मात्रक लिखा हुआ है, तो अगर W लिखा है तो किसी का मात्रक ही होगा, तो वाट शक्ति का मात्रक है, तो वाट को भी W से आप जान जाएंगे। हमारे सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए, हमने आज का सारा आपको पढ़ा दिया है। हमने आपका 10वां अध्याय कार तथा ऊर्जा कंप्लीट कर दिया। मेरा नाम प्यारे बच्चों क्या है, तो शशांक मिश्रा है। ठीक है, आप मेरे नाम को भी जान लीजिए। ओके, ठीक है बच्चों, शशांक मिश्रा। आज आपका चैप्टर 10वां अध्याय कंप्लीट हो गया है और आप बढ़िया से पढ़ाई करिए। जो हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है उसको आप कवर कर लीजिए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सभी से मेरा यही विनती रहता है, ध्यान से पढ़ना और बढ़िया से पढ़ना। तो प्यारे बच्चों, आप सब ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो चल रही है। आप सब बढ़िया से ताकि पढ़ सके, और YouTube पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जस्ट वेल क्लास, शेयर, लाइक, कमेंट ये सब करते रहिए। छोटे मोटे काम हैं, बड़े काम तो हम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जितना शांति से पढ़ाई करोगे उतना जाकर के एग्जाम में मजा आएगा। और हमने यही कहा है कि आपका दबदबा हमारा दबदबा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई करके दबदबा बनाओ, अपने लिए नहीं, अपने शौक के लिए, क्योंकि तुम्हारा जो सपना है वो पूरा हो सके। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अपने क्लास को खत्म करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जो एक कोर्स के बारे में जानकारी है, ये आप देख ही रहे हो कि हम आपके लिए कितना 499 रुपए में कोर्स लेके आए हैं। पूरी तैयारी है आपकी, और प्यारे बच्चों पूरे 1 साल की तैयारी है, ये भी बता रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट मतलब जो भी आपका पूरा सब्जेक्ट है, सोच लीजिए केवल 499 रुपए में। ठीक है, और यह हमारा क्या है, कांटेक्ट नंबर है, जिससे आप हमारे बैच के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे जस्ट विल क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।